नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए 5 सीटों के नुकसान के बाद में राज्य में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हाल ही में आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा भी किया था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दाव चलते हुए जनता से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे भी खोल दिए हैं। आपको बताते चले कि उनका ये भी दावा है कि पूरे दिन में 6 से 8 हजार से ज्यादा लोगों से वो मिलते हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का आज पानीपत दौरा है, जहां पर वो 13 परियोजनाओं और 19 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में झूठ से कांग्रेस का काम नहीं चलेगा। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। हालिया दिनों में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस हरियाणा सरकार की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती आई है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था और कांग्रेस ने यहां पर 50% सीटों पर जीत हासिल की है। इस परिणाम को देखते हुए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित भी नजर आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस परिणाम को देखते हुए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से रामराजू शर्मा और कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल मेरा रामराजू शर्मा से है, जो कि बीजेपी से हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि लगातार जनता दरबार भी खोल दिया गया है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, तो क्या ऐसा करने से बीजेपी को काफी ज्यादा विधानसभा चुनाव में फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, परमात्मा विशेष गुण देता है कुछ आदमियों में जी। तो कोई मैथ का बढ़िया मास्टर हो सकता है, कोई ड्राइवर अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कोई झूठ बढ़िया बोल सकता है। जैसे कांग्रेस वाले हैं, इनको विशेष गुण है, इनके पास में झूठ अच्छा बोल सकते हैं और इन्होंने झूठ बोली। इन्होंने झूठ बोला भाई संविधान खतरे में है, इन्होंने झूठ बोला कि भाई आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए हर महीना आ जाएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। तो ऐसे ही जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री देवतुल्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भाई विदेश में हमारा डंका बजाया है, हमारी धाक जमाई है, हमारा रुतबा बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही अमित शाह जी हैं, वो चाणक्य हैं और अच्छे प्रशासक हैं, संगठन कौशल हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। तो उनकी विशेष मैं समझता हूं भूमिका में धारा 370 और 35 से हटाई गई है। हरियाणा में भी वो आए और उन्होंने हमारे संगठन की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। हमारे प्रभारी अभी नए नियुक्त हुए हैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और संगठन का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास में। और जैसा कि राजस्थान में हमारी सरकार आई है, ऐसे ही सुरेंद्र नागर जी एमपी राज्यसभा हैं, वो भी संगठन कौशल हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये जमीनों की रजिस्ट्रियां ऑनलाइन करी, भूमि बैंक बनाया जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है जी। और जो पहले एक प्रथा चली आ रही थी, मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र के, अपने जाति के, अपने परिवार के, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, तो इस वाद के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रथा को तोड़ा और उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है,
पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर गरीबों के बच्चों को नौकरियां दी। और ऐसे ही नायब सैनी जी संगठन कौशल हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं जी। और ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। क्योंकि बीजेपी में ये जातिवाद नहीं चलता, बीजेपी सबको एक समान दृष्टि से देखती है। तो आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, 36 बिरादरी का बेटा बीजेपी में संभव है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है जैसे नायब सैनी जी बने, और एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये बीजेपी में संभव है। कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा। भाई मैं तो आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात पा रहा हूँ। बिल्कुल। अभी कल मैंने दैनिक ट्रिब्यून में पढ़ा, रोहतक से रात के 12 बजे लोग मिलने चले गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में। जैसे मैंने भी आपको पहले एक टीवी डिबेट में बताया था, मैं खुद साक्षी हूँ, 12 बजे तक मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था और वहां मिलने वालों का तांता लगा हुआ था जी। तो मुख्यमंत्री जी बोले उनको, भाई बताओ। बोला जी हम तो नहीं देखना आए थे, मुख्यमंत्री कब है, मिले भी है जी। अच्छा। तो लगातार सीएम सैनी जो हैं वो लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। जी नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार उन्होंने जातिवाद पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति जो है वो बीजेपी नहीं करती, वो कांग्रेस करती है। तो वहीं अगर पूर्व सीएम मनोहर लाल को सुना जाए तो उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। देखिए विशेष गुण दे रखे हो जाओ ना रामराजी शर्मा जी, आपको भी मौका दिया जाएगा। रामराजी शर्मा जी, आपको भी मौका दिया जाएगा। जो आपने जातिवाद का सवाल किया है उस पर नीरज गुप्ता से कमेंट ले रहे हैं। देखिए खुद ही कह रहे हैं किसी आदमी में गुण होते हैं, झूठ बोलना इनका गुण के प्राइमर से मोदी जी ने कैसे देश को बरगलाया, 15 लाख खाते में आए, बाद में कह रहे हैं ये तो भाई मुहावरा था, ये तो लतीफा था। तो झूठ बोलने में तो ये माहिर है और सारी जनता देख रही है उनको चैनल के माध्यम से। आज मेरे भाई ने प्रयोग नहीं किया, नहीं हमेशा मैं इनसे हमेशा रोजी डिबेट करता हूं, नहीं हमेशा ही कहते थे 56 साल में ओबीसी सीएम दिया, ओबीसी सीएम किया। आज तो कोई जाति की बात नहीं करी। अपनी पिछली सारी डिबेट निकाल के कह दो, हमेशा उसमें ये बोलते थे 56 साल में ओबीसी से जाति थे, ओबीसी को वर्ड यूज करते थे। आज जाति की बात नहीं की उन्होंने कोई नहीं कुछ बोलना। सर अब अपनी बात में सुनना, फिर वही बात कर रहे हो। रामराजी शर्मा जी, आपको भी मौका मिलेगा, उनकी बात खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको भी समय दूंगी बात करने का। मैं तो बना दिया आपने। नीरज गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिए। आप पलट गए ना, अभी कह रहे जाति की बात नहीं करना, फिर शुरू कर दी। आप देखो झूठ बोलने हमारे जनता ये दे चुकी है। इनके काल में फरीदाबाद का नगर निगम घोटाला संसार का ऐसा घोटाला है 200 करोड़ का, जिसमें पेमेंट बिना काम के 200 करोड़ की पेमेंट होगी। आज तक कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, जनता सब जानती है। 2 साल हो गए कहते हम पायदान पहन के। मुख्यमंत्री खट्टर जी भी कहते थे कि मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। 2014 से 2019 आते आते 40 सीटों में सिमट गए। उसके बाद इनके मुख्यमंत्री बने रहे 4.5 साल तक। वो ये कहते थे मैं किसी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचार। गुप्ता जी, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 5 सीटें आपकी आई हुई हैं, उसको लेकर आप लगातार इस पर तरीके के सवाल कर रहे हैं। देखिए हम इस तरह के सवाल नहीं कर रहे। जो 5 लोगों पर सीट आई है वो कांग्रेस, वो जनता ने कांग्रेस को अपने आने वाले काम के आधार पर, पिछले काम के आधार पर कुल मिलाकर ये जनता का सरकार ये नहीं, मैं ये नहीं कहता सरकार किसकी बनी, ये जनता का इनपुट है हमारे लिए। हमने जनता 36 बिरादरी के जनता को समर्थन को देख के हमें आशा है हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनाना ना बनाना जनता के हाथ में है। मैं कॉन्फिडेंस कैसे कह दूं, जनता तय करेगी। इनके 10 साल कार्यकाल, 10 साल हमारे कार्यकाल, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उसमें क्या ये फैसला जनता पे छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं जो उनकी उपलब्धियां गिना रहा हूं, जिन बात से कह रहे हैं हमने ये किया वो किया ये किया। आज कानून का देखिए, कानून का इतना बुरा हाल है। मैं कानून पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो सीएम सिटी कहलाता है करनाल, वहां एक सरकारी मुजलम एएसआई की हत्या कर दी गई। उसमें गृह मंत्री जी आए, कुछ नहीं बोले, नायब सैनी जी आए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद चलिए हिसार में गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे फटाफट। उसके बाद अपराधियों ने व्यापारियों से फिरौती मांगी करोड़ों रुपए की। उसके बाद आ जाइए फरीदाबाद में भी 8 दिन पहले कुणाल भड़ाना को सरेआम गोली मार दी गई, उस पर कुछ नहीं बोले।
मैं तो जनता के इनपुट को देख के कह रहा हूं कि हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। जनता की कानून व्यवस्था भी देख रही है, बेरोजगारी भी देख रही है, महंगाई भी देख रही है, किसानों का मुद्दा भी देख रही है। हर मुद्दा जनता के जहन में है। ना तो जनता को हम बेवकूफ बना सकते, ना ये बेवकूफ बना सकते। जनता खुद इतनी समझदार है, अगर उन्हें महंगाई से, बेरोजगारी से, कुशासन से और कानून व्यवस्था से छुटकारा पाना है तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस को वोट देगी। मेरा कहना आपसे ये है। जी नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल रामराजी शर्मा जी से है। उनका साफ तौर पर कहना है कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही, जिससे कई तरह के अपराधी जो हैं वो भाग रहे हैं। बात करिए, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी जी, रामराजी शर्मा जी आप अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है। आपको बताते चले कि हरियाणा में 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हुए 5 सीटों के नुकसान के बाद में राज्य में बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा का दौरा किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ा दाव चलते हुए जनता से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए हैं। उनका भी दावा है कि वो पूरे दिन में 6 से 8 हजार लोगों से मिलते हैं। और सीएम नायब सिंह सैनी का आज पानीपत दौरा भी है, जहां पर वो 13 परियोजनाओं और 19 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री तो मेरा सवाल नीरज गुप्ता जी से है। नीरज गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी आप देख रहे हैं। 16 जून से अब तक हमारे सारे प्रोग्राम और धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो। आज इसी कड़ी में सोना में प्रोग्राम है, गुड़गांव में। देखिए, जो मैं आप बार बार ये कह रहे थे, सीएम नायब सैनी जब पूरे सीएम हाउस खोल दे जनता के लिए, अब बहुत देर हो चुकी है। जनता सब समझती है कि इन्होंने 9.5 साल में कुछ नहीं किया। अब सिर्फ जनता को बरगलाने की बातें हैं और सिर्फ ये जल्दबाजी में घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन ये घोषणाएं कब इम्प्लीमेंट होगी, अब इसका कुछ आता पता नहीं। देखिए, पूरे 2 महीने बचे हैं, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद ये प्रदेश इलेक्शन कमीशन के अंदर हो जाएगा। ये ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफर करने का राइट भी इलेक्शन कमीशन को होता है, आपको पता ही है, मुझे ही पता है और प्रवक्ता साथी को पता है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं हैं, इम्प्लीमेंट कब होगा उसका कुछ पता नहीं। 9.5 साल की घोषणाओं का आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो ये बाद वाली घोषणाएं कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी? ई टेंडरिंग के जरिए 21 लाख की लिमिट कर दी, उससे क्या होगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बिना ई टेंडरिंग के सरपंच 21 लाख खर्च कर सकता है। अब उसको सर्टिफाइड कौन करेगा? वो पैसा सही जगह लगा या नहीं लगा? ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का प्रयास है। और कानून व्यवस्था इतनी बेलगाम हो चुकी है, अपराधियां गोलियां चला रहे हैं खटाखट और भाग रहे हैं फटाफट। जो भी आपका सवाल है मैं रामराजी शर्मा जी से कर लेती हूँ। रामराजी शर्मा जी, उनका लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं साथ ही उन्होंने इस पर भी बोला है कि लगातार जो जनता दरबार लगाया जा रहा, जनता की समस्याएं सुने जा रही हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है। देखो, इन्होंने सरपंच की बात भी की है, सरपंचों की भी, और अब इन्होंने बात की है धन्यवाद दौरे जी। ये धन्यवाद ये करना जा रहे हैं, आपने हमारी झूठ बात मान ली और आगे जनता इनकी बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि काट की अभी एक बार चढ़ की आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला भाई संविधान खतरे में, संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपये हर महीना आएंगे, फटाफट 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, खटाखट। झूठे गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे, बहनें इनके पीछे पीछे भाग रही है। अरे खटाखट वाले रुक तो जाओ, हमारे वो तो दे दो, अरे 8,500 तो दे दो, खटाखट वाले ये भागे कर रहे हैं। इन्होंने बात करी किसानों के बारे में। किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हमारी सरकार दे रही है। 14 फसलें एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं और कृषि यंत्र जो किसान खरीदते हैं। रामराजी शर्मा जी, कानून व्यवस्था पर बोलिए। कानून व्यवस्था पर उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल किया है। अच्छा, कानून व्यवस्था इनके टाइम में क्या, किसके टाइम में वो क्या नाम है, वो भूल गए क्या? वो दलित भाई जिनको उजाड़ दिया था मिर्जपुर से, ये भूल गए? पहले तो अपनी सरकार देखिए। कानून व्यवस्था में हम गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को कह दिया, उसे दिशा निर्देश दे दिए हैं
और ये आपसदारी में कोई मान लो किसी का आपस में बैर है, कोई कहासुनी होगी, आपस में झगड़ा हो गया, वो अलग मैटर है। कानून व्यवस्था हमारी बढ़िया है और सब सुरक्षित हैं हमारी सरकार में। और जैसे आपने कहा, आपने अभी बात पूछी थी मेरे से, जब मुख्यमंत्री जी का दरबार है जी, मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, वो ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसान के बेटे हैं, और आज किसान की पीड़ा को, मजदूर की पीड़ा को वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, और खुद किसानी करी हो। मुख्यमंत्री जी ने खुद किसानी भी करी है, और रात के 12-12 बजे तक जो मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहता हो, 24 घंटे दरवाजे तक खोल रखे हो, वो अक्सर एक ही बात कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, और ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा 24 घंटे में आपके लिए हाजिर हूँ। तो ऐसा मुख्यमंत्री आप बताओ मिलेगा क्या? उन्होंने तुरंत समाधान कर देते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहता हो, वो जहां भी जाता है, युवा इन्होंने रोजगार की बात, नीरज गुप्ता, रामराजी शर्मा जी नीरज गुप्ता कुछ कह रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी बोलिए। ये बात कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा मुख्यमंत्री, बड़ी तारीफें बोल पा रहे हैं, इतना नायब हीरा था तो 9.5 साल में याद नहीं है आपको? जब आपकी पार्टी में इतना नायब हीरा मुख्यमंत्री था, युवाओं दिलों की धड़कन था और किसान का बेटा था, तो 9.5 साल में क्यों नहीं याद आई आपको? अरे भाई साहब 9.5 साल में क्यों नहीं आया? यानी खट्टर जी किसान के बेटे नहीं थे? खट्टर जी को बनाया फिर किस बेस से बनाया? आज उनके गुणगान कर रहे हो किसानों का। जब 750 किसान मर गए तब इस मुख्यमंत्री की याद नहीं आई किसान के बेटे को बना दे? वो शायद किसानों को समझा देते, 750 किसान ना मरते। आपके प्राइम मिनिस्टर को यू टर्न लेना पड़ा। तारीफ पे तारीफ कर रहे हो, किसान का बेटा, किसान का बेटा। अरे किसान का बेटा क्या करेगा? किसान के बेटे को कोई जानता तक नहीं। और हरियाणा में आया था, फरियाद में सारी कुर्सियां खाली पड़ी, सारी कुर्सियां, ये इनकी आदत है ना मैडम, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी फरियाद में आए थे। इनको चुप कराइए मैडम, इनको चुप कराइए। जी रामराजी शर्मा जी बताइए, बोलिए आप। हाँ जी, मैं बोल जी, चर्चित बता रहे हैं, कहो तो मैं उनकी वीडियो भेजता हूँ आपके नंबर पे। इनके सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। मैं कह रहा हूँ अगर वो इतने फेमस थे युवाओं के बीच, तो 4.5 साल से, लास्ट के 4.5 साल से कहाँ गए आपके, जब किसानों ने आत्महत्या करी? किसानों के नीरज गुप्ता जी, जी रामराजी शर्मा जी बोल रहे हैं, जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। ये मैंने आपको क्या बताया था अभी, कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने में महारत हासिल है। ये झूठ बोल के ये 4-5 3-4 सीट जीत के 5 सीट आगे जनता जाग चुकी है, इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है, और इनकी पार्टी हमने एक बार कर ली, आगे करने वाली नहीं है। इन्होंने, जैसे मैंने आपको अब तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि क्या नाम है आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला। नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए, नीरज गुप्ता जी जवाब दीजिए। आरक्षण खत्म करने के लिए, संविधान के लिए कांग्रेस सरकार ने ही बोला है। जी कहते हैं हमने झूठ बोला, इनके हिसाब से हमने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये कहते हैं हमने झूठ बोला। तो आपकी सच बात पे क्यों नहीं चेंज किया जनता ने? आप बताइए। जनता को बेवकूफ समझते हैं? नहीं, जनता को बेवकूफ समझते हैं। जब आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने बोला था 15 लाख आएंगे खाते में, 15 लाख आएंगे खाते में, वो क्या झूठ था? आप बताइए, झूठ था सच था? अभी फैसला हो जाएगा, झूठ कौन बोलता है? इसमें क्यों नहीं बोलते हैं? खटाखट 15 लाख आएंगे, खटाखट और इतने ही आप किसानों के, अगर आपने किसानों का भला किया, एक एक करके बोलिएगा तो दर्शकों को भी समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। चुप कराइए मैडम, तो चुप कराइए। अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसानों के पीछे थे, आप मान लो आपके कृषि कानून इतने बढ़िया थे, मैं सीधी बात पूछता हूँ, किसान हमारे यूटर्न क्यों लिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूटर्न क्यों लिया? इस बात का जवाब दो, उन्होंने यूटर्न क्यों लिया? देखिए, जनता को आप बेवकूफ बनाते हैं, झूठे आश्वासन की सरकार है। मैडम को चुप कराइए, ये व्यक्ति ऐसे ही डिबेट नहीं कर सकते, ये व्यक्ति पीछे बोलते हैं, ये देखो पीछे बोल रहे हैं। मैडम इनको चुप कराइए। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर राव इंद्रजीत की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस में गुटबाजी का बात कही जा रही थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने खुद ही कह दिया है कि बीजेपी में भी अब गुटबाजी है। देखो, अपनी इच्छा जाहिर करना कोई बुरी बात नहीं होती, उन्होंने इच्छा जाहिर करी है, कोई ऐसी बात नहीं, उनका मत है, और वो
इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे नेता हैं और पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान उनको दे रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ ये वैसे प्रचार करें गुटबाजी, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। क्योंकि हमारा विधानसभा एक चुनाव गुट है। नजदीक है और इस तरह के बयान देना किसी नेता हमारा- को, जी राज्य मंत्री भी हैं वो, गुट है हमारा, एक गुट है मोदी गुट है हमारा, एक गुट है भाजपा गुट है और हमारा गुटबाजी नहीं है। इनके यहाँ तो लठम लठा हो रहे हैं, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं वो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वो रणजीत सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है। ये तो आपस में लठम लठा हो रहे हैं। जी। शैलजा बहन जी वहाँ पे फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके शीशे भी तोड़ दिए थे, बड़ा मुश्किल से जान बचाई थी। जी और एक दिलीप का बेटा इनका प्रदेश अध्यक्ष था अशोक तौर जी, उसका सिर फोड़ दिया था इन्होंने। जी तो ये नीरज तो जी, आपस में लठम लठा हो रहे हैं, इनमें तो इतने गुट है और इनके अंदर टूट होगी, क्योंकि ये अभी वो अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे जिसके अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। जी जी नीरज क्यों नहीं कर रहे आप? पूछिए नीरज इनसे। जी अपनी बात रखिए। जी आप कुछ बोल रहे हैं। ये सिर्फ बातों को बरगलाते हैं। हमारी पार्टी से जो गया हमने कह दिया, चला गया, आप खुश हो जाइए। आपकी पार्टी में कांग्रेस के अनमोल हीरे आइए, सरकार बनाइए, हम तो मना कर रहे हैं। लेकिन जो आपने इनसे क्वेश्चन किया राव इंद्रजीत जी के बारे में, देखो कैसे बात टाल गए। देखो कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर नीरज सकता है। गुप्ता जी उन्होंने अरे आपको भी महाराज, नहीं छोड़ा, उन्होंने ये बोला कि 34 साल मैं कांग्रेस में भी रहा हूं, वहां पर भी गुटबाजी थी। नहीं को कहा, मैंने कहा ना, तो उनकी टेस्ट गुटबाजी है, तो वो फिर किस पार्टी में जाएंगे? आप उनसे पूछे फिर किस पार्टी में जाएंगे? बीजेपी में गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, फिर वो किस पार्टी में जाने वाले हैं? तो कुल मिलाकर आपको कहना है राव इंद्रजीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। देखिए सब सत्ता के लालची हैं, जिन्हें जहां सत्ता का मौका बनता है वहां वो आदमी चले जाते हैं, जिन्हें टिकट का अंदेशा रहता है कि यहाँ हमारी टिकट कटने वाली है, यहाँ हम कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो बीजेपी में चलाता है। और बीजेपी वाले फ्यूचर देखते हैं, आने वाला कांग्रेस का फ्यूचर है, तो बीजेपी वाले कांग्रेस में आते हैं। लेकिन जब तक आपके साथ में वो थे तब तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी से वो सांसद बने, उन्होंने 34 साल के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। लेकिन हमने उनसे ये तो नहीं कहा कि हमारी पार्टी में आइए, कांग्रेस कभी किसी से नहीं कहती, जिसे जाना चले जाइए। पीछे राहुल गांधी जी हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था जिनको अभी जाना है वो चले जाइए, हम किसी को रोकेंगे नहीं। जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है वो पार्टी में रह सकते हैं, वो वेलकम है, बढ़ना चाहिए। और किसी लालच में है पार्टी में वो भी जाइए। राहुल गांधी का साफ संदेश था और उसी संदेश को देखते हैं इस पार्टी में कार्य करने। देखिए हमारे एक एक कार्यकर्ता का आराम हराम है। हमने ये ठाना है कि बीजेपी की सरकार को हरियाणा से भगाना है। जब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, इनके खिलाफ लड़ाई करते रहेंगे, इनको सपने में भी हम नजर आएंगे। आज पूरी बीजेपी का ये हाल है, मेरे परस्ता साथी भी सो नहीं पाते होंगे, इन्हें पिता पुत्र की जोड़ी पूरी बीजेपी भी हावी है, वो इनको गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामराजू शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, नमस्कार।